गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आपका एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे एचएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज, और आज अपनी उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। ये रहेगा हमारा हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 41। तो भाई इससे पहले 40 प्रैक्टिस सेट बड़े बेहतरीन तरीके से अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पर पूरे हो चुके हैं। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी साथी अगर हमारा नया आया है तो वो जाके प्लेलिस्ट में हमारी प्रीवियस क्लासों को देख सकता है। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक पाने वाले अभिनव बिंद्रा इस खेल से संबंधित है। तो भाई जो अभिनव बिंद्रा का जो खेल रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि जी अभिनव बिंद्रा का संबंध था शूटिंग से। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। सबसे पहले बात तो ये आती है, हमारी हरियाणा राज्य सरकार है, हरियाणा राज्य जो सरकार है वो खेलों में पदक प्राप्त करने वालों को कितनी राशि देती है। तो आपको पता है खेलों में 3 प्रकार के पदक मिलते हैं। स्वर्ण पदक हो गया, उसके बाद रजत पदक हो गया, और एक कांस्य पदक। ठीक है मेरे भाई, और ध्यान रखेंगे यहां पे बात हो रही है कौन से खेलों की, ओलंपिक के खेलों की। ठीक है मेरे भाई, ओलंपिक के खेल। अब देखो जो स्वर्ण पदक विजेता है उसको दिया जाता है हरियाणा सरकार की तरफ से 6 करोड़ रुपए की राशि। रजत पदक विजेता को दी जाती है 4 करोड़ रुपए की राशि, और इसके साथ साथ कांस्य पदक विजेता को दी जाती है 2.5 करोड़ रुपए की राशि, 2.5 करोड़ रुपए की राशि। ये राशि आप ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक बार कल रख के एग्जाम में भी इसको पूछा गया था राशि को। तो ये आप 6, 4 और 2.5 करके इसको याद रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपने कर्णम मल्लेश्वरी का नाम सुना होगा। तो आपको मेरे को बताना है कर्णम जो मल्लेश्वरी है इसका जो संबंध है वो किस खेल से रहेगा। इसके साथ साथ इसने कौन सा पदक प्राप्त किया था। देखो जी मेरे भाई, 2000 की बात है, और ओलंपिक हुआ था सिडनी में। कहां पे हुआ था? सिडनी में ओलंपिक हुआ था, और इसने कांस्य पदक प्राप्त किया था किसमें? तो आप कहेंगे वेट लिफ्टिंग, यानी कि भारोत्तोलन में। ठीक है मेरे भाई, तो भारोत्तोलन का नाम है, ये आप ध्यान रखेंगे, कर्णम मल्लेश्वरी। इसी प्रकार से बहुत सारे अपने हरियाणा के खिलाड़ी हैं, जैसे कि मैं बात करूं किसकी, सुशील कुमार की। ठीक है मेरे भाई, सुशील कुमार के बारे में ध्यान रखेंगे कि भाई 2008 में जो हमारे ओलंपिक हुए थे वो कहां पे हुए थे? बीजिंग में ओलंपिक हुए थे। और कौन सा पदक जीता था इसने? कांस्य पदक। और खेल क्या रहेगा इसका? कुश्ती। इसी प्रकार से विजेंद्र सिंह की अगर बात की जाए, किसकी? विजेंद्र सिंह की अगर बात की जाए तो विजेंद्र सिंह ने 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे, कहां पर? बीजिंग ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। और किस चीज में? तो आप कहेंगे बॉक्सिंग में। समझ गए मेरे भाई, तो बॉक्सिंग का नाम ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से अगर मैं योगेश्वर दत्त की बात करूं, किसकी? योगेश्वर दत्त की। तो मेरे भाई योगेश्वर दत्त ने कब? तो 2012 में हिस्सा लिया था। कब? 2012 में। और ओलंपिक हुए थे लंदन में, और इसने जीता था कौन सा पदक? कांस्य। और किस खेल से आते हैं ये? तो आप कहेंगे जी कुश्ती से आते हैं। इसी प्रकार से सुशील कुमार, सुशील कुमार जो अभी आपने पढ़ा है इसके बारे में ध्यान रखेंगे। 2012 में जब ओलंपिक हुआ था, कहां पर? लंदन में। तो उस समय पे इसने कौन सा रजत पदक है उसको प्राप्त किया था। तो मेरे भाई किस पदक का नाम ध्यान रखेंगे आप? रजत पदक का नाम ध्यान रखेंगे। और खेल क्या हो जाएगा? कुश्ती हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार से अगर मैं साक्षी मलिक की बात करूं, ठीक है, साक्षी मलिक से पहले हम साइना नेहवाल के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? साइना नेहवाल के बारे में। तो मेरे भाई 2012 में ही इसने कहां पर? तो आप कहेंगे लंदन में। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। और किस खेल से आती है? बैडमिंटन से आती है। कौन से खेल से मेरे भाई? बैडमिंटन से। इसी प्रकार अगर मैं साक्षी मलिक की बात करूं तो ध्यान रखेंगे साक्षी मलिक का जन्म 1992 मोखरा गांव रोहतक में हुआ था, और 2016 में इन्होंने जो हमारे कहां पर? रियो में ओलंपिक हुए थे उसी में कांस्य पदक प्राप्त करने का काम किया था। कौन से खेल में? कुश्ती में 58 किलोग्राम भार से खेलती है। इसी प्रकार रवि कुमार दहिया की बात की जाए तो 2020 जो ओलंपिक 2021 में हुए थे, टोक्यो में हुए थे, उसी में इसने रजत पदक प्राप्त किया था कुश्ती में। बजरंग पुनिया की बात की जाए तो कांस्य पदक प्राप्त किया था 2020 टोक्यो ओलंपिक में। और नीरज चोपड़ा की अगर बात की जाए तो ध्यान रखेंगे भारत के 121 साल के इतिहास में जेवलिन थ्रो में
स्वर्ण पदक लेके आए थे कौन? तो नीरज चोपड़ा पानीपत से संबंधित हो जाएंगे टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है मेरे भाई। और इसके अलावा एक ये ध्यान रखेंगे, हमारी अब की बार जो पुरुष की हॉकी टीम थी उसने भी तो पदक जीता था। ये मैं ऊपर लिख देता हूं, इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है तो मैं यहां पे लिख देता हूं, हमारी जो हॉकी टीम थी उसने कब 2020 में कौन से टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक प्राप्त किया? कांस्य पदक प्राप्त किया। लेकिन इससे खास बात क्या ध्यान रखनी है, इसके दो खिलाड़ी जो अपने हरियाणा से संबंधित है जो खास हो जाएंगे, तो एक का नाम तो था सुरेंद्र सिंह जिसका संबंध हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से रहेगा, और दूसरे व्यक्ति थे सुमित सिंह जिनका संबंध अपने हरियाणा के सोनीपत जिले से होगा। तो आगामी एग्जाम में यह क्वेश्चन अपडेट पूछा जा सकता है आपसे कि सुरेंद्र सिंह का संबंध किस खेल से है, तो आप हॉकी बताएंगे। सुमित का संबंध किस खेल से बताएंगे? हॉकी से बताएंगे, क्योंकि पुरुष हॉकी टीम में ये दोनों खिलाड़ी शामिल थे, कुरुक्षेत्र से था और एक हमारा सोनीपत जिले से था। ठीक है मेरे भाई। तो इस प्रकार से आप चीजों को पढ़ते जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? तो मेरे भाई इस गार्डन का नाम आपसे पूछा गया पिंजौर गार्डन का। देखो अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत का नंदनवन के नाम से किसको जाना जाता है? उत्तर भारत का नंदनवन किसे कहा जाता है? इसी प्रकार से आपसे यह कह सकता है कि बताओ मुगल गार्डन है वो किसको कहा जाता है? ठीक है जी। अब देखो उत्तर भारत का नंदनवन या मुगल गार्डन की अगर बात करें तो मेरे भाई इसको हमें पिंजौर में जो स्थित है पिंजौर गार्डन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? पिंजौर गार्डन के नाम से भी जानते हैं। पिंजौर में स्थित है, इसी को हमें यादवेंद्र गार्डन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यादवेंद्र गार्डन। समझ गए? तो ये तीनों क्वेश्चन एक साथ आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा मुगल गार्डन है जिसको हम यादवेंद्र गार्डन कहते हैं, जिसको हम उत्तर भारत का नंदनवन कहते हैं, जो पिंजौर में स्थित रहेगा हम इसको पिंजौर गार्डन भी कह सकते हैं। और ये हमारा कब बनवाया गया था? तो आप कहेंगे इसका निर्माण गुरुजी 17वीं सदी में करवाया था। और 17वीं सदी में औरंगजेब का बड़ा भाई का नाम ध्यान रखेंगे। किसका? औरंगजेब के भाई, मेरे भाई बड़े भाई थे। और औरंगजेब का जो बड़ा भाई था उसका नाम था फिदाई खान। क्या नाम था? फिदाई खान। इसी ने इसका निर्माण करवाया था। इसके साथ मेरे भाई ध्यान रखेंगे ये वो हमारा पिंजौर गार्डन ही है। यहां पर लगता है आम का मेला। कौन सा मेला? आम का मेला लगता है। इसको हमें मैंगो मेला भी बोल सकते हैं। अब देखो आम का जो मेला लगेगा वो हमारा कहां पे लगेगा? तो आप कहेंगे जी पिंजौर में लगता है, यादवेंद्र गार्डन में लगता है। अब बात ये आती है इस मेले की शुरुआत कब हुई थी? तो मेरे भाई अगर मैं आम के मेले की या फिर मैंगो मेले की बात करूं तो इसकी शुरुआत मेरे भाई 1992 में ये मेला पहली बार लगा था। और ध्यान रखेंगे इस मेले का जो आयोजन है वो प्रति वर्ष जो हमारा जुलाई का प्रथम सप्ताह होता है उसी में इस मेले का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। समझ गए? इसके साथ साथ आपको यह ध्यान रखना है, अगर मेरे भाई आपसे पूछ लिया जाए कैक्टस गार्डन के बारे में, किसके बारे में? कैक्टस गार्डन के बारे में, और पीछे पूछा भी गया है। अब देखो कैक्टस गार्डन का आप सभी को पता है कि जी ये पंचकुला में स्थित रहेगा। कहां पे? पंचकुला में। लेकिन इसके वास्तुकार पूछ लिया जाए तो ली कार्बूजियर मत कर देना मेरे भाई। कैक्टस गार्डन के जो वास्तुकार हुए हैं उसका नाम रहेगा जे.ए. सरकारिया। क्या नाम रहेगा? जे.ए. सरकारिया रहेगा। किसका? कैक्टस जो गार्डन है इसी के वास्तुकार, जो कि हमारा हरियाणा के पंचकुला जिले में क्या रहेगा? स्थित रहेगा। ठीक है मेरे भाई। तो अभी आपको पता लग गया होगा पिंजौर में स्थित जो गार्डन है उसका क्या नाम हो जाएगा? यादवेंद्र गार्डन, जिसका निर्माण 17वीं सदी में किसके द्वारा? फिदाई खां के द्वारा। चलो आगे। पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया गया है? अब मेरे भाई अगर मैं इसकी बात करूं तो वो हमारे पास जो शहर आएगा वो आएगा पेहोवा। कौन सा आएगा? पेहोवा। अब देखो पेहोवा के बारे में हमने बार बार चर्चा की है। ठीक है मेरे भाई। देखो पेहोवा की अगर बात करूं तो ध्यान रखेंगे इसका नाम पुराना क्या था? तो आप कहेंगे जी पेहोवा को पृथुदक के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था मेरे भाई? पृथुदक के नाम से जाना जाता था। राजा पृथु के द्वारा इसको बसाने का काम किया गया था। किसको? पेहोवा को। लेकिन ध्यान रखेंगे इसके बारे में कि भाई साहब मैंने आपसे नदी पढ़ाई थी और एक नदी के बारे में आपसे बताया था जो ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी, और उस नदी का नाम था सरस्वती नदी। और ये जो सरस्वती नदी है
इसका उद्गम तो आपको पता ही है कि जी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और हरियाणा में प्रवेश आदि बद्री से करती है, और हरियाणा में एग्जिट की अगर मैं बात करूं तो ये पेहोवा से ही एग्जिट करती है और पंजाब के सतराना में अपना पानी गिराने का काम करती है। लेकिन ध्यान रखेंगे हमारे यहां पे एक महोत्सव बनाया जाता है जिसका नाम होगा सरस्वती महोत्सव। किसका? तो आप ध्यान रखेंगे सरस्वती महोत्सव। अब इस सरस्वती महोत्सव की मेरे भाई अगर बात की जाए तो इसका अगर आपसे प्रारंभ पूछ ले, इसका आरंभ पूछ ले, तो इसका आरंभ कहां से होता है? तो आप कहेंगे आदि बद्री हमारा यमुनानगर जिला। समझ गए? तो ये मैंने यमुनानगर लिखा है। लेकिन इस महोत्सव का आपसे पूछ ले समापन कहां से होता है, तो मेरे भाई अगर मैं समापन की बात करूं तो इसका समापन हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पेहोवा से किया जाता है। ठीक है। अब देखो एक पंचमुखी जो हमारे शिव भगवान है उसकी प्रतिमा भी रहेगी यहां पे, और यह क्वेश्चन भी बड़ा खास हो जाता है। अगर आपसे कभी पेपर में पूछ ले कि बताओ पंचमुखी शिव भगवान की प्रतिमा हरियाणा में कहां पर स्थित है, पंचमुखी शिव भगवान की अगर आपसे मेरे भाई प्रतिमा के बारे में पूछ लिया जाए कभी पेपर में, तो आप आंख मीच के लगा देंगे क्या कि ये पेहोवा में स्थित रहेगी। कहां पे रहेगी? पेहोवा में। ये वही पेहोवा है जहां पे घोड़ों का व्यापार होता था। तो आप क्या कहेंगे कि जी प्राचीन समय में यहां पर क्या होता था? तो आप कहेंगे घोड़ों का व्यापार होता था। और ये जो घोड़ों का व्यापार है ये किस राजा के समय में होता था? तो आप कहेंगे राजा मिहिर भोज। कौन सा राजा हो जाएगा? मिहिर भोज राजा हो जाएगा। लेकिन बात ये आती है कि जो राजा मिहिर भोज था वो किस वंश से संबंधित था? तो मिहिर भोज राजा की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे ये हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश था। कौन सा वंश था? गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा हुए हैं मिहिर भोज। इसी के समय में पेहोवा में घोड़ों का व्यापार होता था। आई बात कुछ समझ में कि नहीं आई? तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये पेहोवा ही है जिसको हम हरियाणा का गया भी कहते हैं। ठीक है। आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि हरियाणा का गया किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे पेहोवा को कहा जाता है। क्या? हरियाणा का गया कहा जाता है। एक तीर्थ बताया था मैंने जिसको अपने माता पिता की जो अस्थियां हैं उनको या अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हरियाणा का एक गांव रहेगा और उसका नाम क्या बताया था? राजपुरा भैण तीर्थ, जो कि अपने हरियाणा के जींद जिले में स्थित रहेगा। इसके बारे में भी आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे मेरे भाई। ठीक है। पेहोवा के साथ मैं एक दो शहरों के नाम और बता देता हूं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में। जैसे कि आपसे पेपर में यही पूछ लिया जाए मेरे भाई कि बताइए जो हमारा थानेसर है इसका पुराना नाम क्या होता था, तो आप कहेंगे थानेसर का पुराना नाम सथानेश्वर होता था। क्या होता था? सथानेश्वर। और ध्यान रखेंगे किस राजा की राजधानी थी, तो आप कहेंगे राजा हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी। हर्षवर्धन की क्या हुआ करती थी? ये राजधानी हुआ करती थी। समझ गए मेरे भाई। और ध्यान रखेंगे यह भी पूछा जा सकता है हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी इसको कौन सी सदी में बनाया, तो आप कहेंगे ये जो राजधानी बनी थी ये 7वीं सदी में। क्योंकि मेरे भाई आप सभी जानते होंगे हर्षवर्धन राजा का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था और उसके बाद मात्र 16 साल की उम्र में वो गद्दी पर बैठा था 606 ईस्वी में, और 606 से लेकर 647 ईस्वी तक उसने शासन किया था। तो ध्यान रखेंगे 600 से लेके और 699 तक जो ईस्वी रहेगी हमारी वो सदी रहेगी। वो कौन सी रहेगी? 7वीं सदी रहेगी। ठीक है। आई बात समझ में। इसी प्रकार से हमारे पास एक आता है शाहाबाद, एक आता हमारे पास शाहाबाद। अब देखो शाहाबाद से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो शाहाबाद से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये जो शाहाबाद है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मेरे भाई आप सरस्वती नदी मत कर देना। शाहाबाद की अगर बात की जाए तो यहां पे नदी आएगी कौन सी? मारकंडा नदी के किनारे बसा शहर है। मारकंडा नदी के क्या हो जाएगा? किनारे हो जाएगा कौन सा? शाहाबाद। मारकंडा नदी जो कि अपना पानी गिराने का काम करती है इसी शाहाबाद के अरुणाई गांव में। और ध्यान रखेंगे मारकंडा नदी का पुराना नाम भी क्या होता था? अरुणा हुआ करता था। इसके साथ साथ एक महर्षि मार्कंडेश्वर हुए हैं, इसके बारे में भी पूछ सकता है। किसके बारे में? महर्षि मार्कंडेश्वर के बारे में कि महर्षि मार्कंडेश्वर इसका तपोभूमि तपोस्थान ये कौन सा रहा है, तो इसका तपोस्थान भी कौन सा रहा है? तो ये शाहाबाद रहा है। ठीक है मेरे भाई। एक आपसे पूछ लेगा हरियाणा में ऐसा कौन सा स्थल है जिसको सिखों का घराना कहा जाता है, तो मेरे भाई ये अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो आप गलत मत करना।
अगर सिखों का घराना आपसे पूछ लिया तो हरियाणा में सिखों का घराना कहा जाता है किसको? लाडवा को। लाडवा के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि लाडवा जो कि अपने हरियाणा के कुरुक्षेत्र के कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में स्थित रहेगा कौन सा? लाडवा। ठीक है मेरे भाई, तो इतनी बातें आपको समझ में आई। पितरों के श्राद्ध के लिए प्रसिद्ध गया जैसा महत्व कौन देता है? तो वो पेहोवा हो जाएगा। हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? और यहां पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। अब देखो मेरे भाई, हम अगर सरोवर की बात करें तो सबसे पहले अपने दिमाग में आएगा किसके बारे में? कि भाई ये कुरुक्षेत्र, जिसको हम धर्म नगरी के नाम से जानते हैं, गीता के पहले श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। कुरुक्षेत्र का नाम धर्म क्षेत्र बताया है कहां पर? तो आप कहेंगे गीता के पहले श्लोक में। और जो गीता का ज्ञान देने का काम किया था वो आपको पता ही है, श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। और वो गीता का ज्ञान अर्जुन को नहीं, अर्जुन के माध्यम से अपने कलयुग के लिए विश्व को वो ज्ञान प्रदान किया था। किसने? श्री कृष्ण ने। और श्री कृष्ण ने जिस पवित्र जगह पे अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था उसका नाम है क्या? ज्योतिसर। ठीक है मेरे भाई, अब पेपर में आपको पता है कि ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा घुमा दे क्वेश्चन को और ये पूछ ले ज्योतिसर किस मार्ग पर स्थित है, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो मेरे भाई, सबसे पहले हम इस ज्योतिसर की बात करें तो आप ये कहोगे ज्योतिसर है वो हमारे पेहोवा मार्ग पर स्थित है। कुरुक्षेत्र पेहोवा मार्ग पर क्या रहेगा? स्थित रहेगा। उसके बाद आपको पता है ये वो स्थान है जहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देने का काम किया था। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद बात आती है कि वो पेड़ कौन सा था? तो आप कहेंगे वट वृक्ष के नीचे वो ज्ञान दिया गया था। अब बात ये आती है कि कितनी देर वो ज्ञान चला था, कितनी देर उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को, कितनी देर उपदेश दिया था, कितनी देर वो ज्ञान देने का काम किया था? तो वो हमारी हो जाएंगी 45 मिनट तक तकरीबन ये क्या चला था? तो श्री कृष्ण जी का उपदेश चला था। उसके बाद बात आएगी कि ये जो ज्योतिसर है, ठीक है, जिस वट वृक्ष के नीचे जो ज्ञान दिया गया था यहीं पर एक चबूतरा बना दिया गया। क्या बना दिया गया? चबूतरा। और इस चबूतरे का निर्माण किसने करवाया था? तो आप कहेंगे इसका निर्माण दरभंगा के द्वारा किया गया था। लेकिन डेट पूछ ले कि कब करवाया गया था, तो आप कहेंगे 1924 में इसका निर्माण करवाया गया था। किसका? चबूतरे का निर्माण दरभंगा के द्वारा। कब? 1924 में। अब देखो बात ये आती है, हमारा आपको पता ही है कुरुक्षेत्र को जो वर्तमान स्वरूप देने का काम किया है वो हमारा कुरुक्षेत्र का एक विकास बोर्ड होगा। अब बात आती है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? मेरे भाई 2 विकास बोर्ड आप ध्यान रखेंगे, कुरुक्षेत्र और मेवात का विकास करने के लिए भी एक बोर्ड बनाया था। लेकिन ध्यान रखेंगे इसका विकास करने के लिए जो बोर्ड बनाया गया था उसके पीछे जो चीज काम कर रही थी, उसके पीछे जो अहम रोल था वो उस समय के हमारे तत्कालीन गृह मंत्री हुआ करते थे गुलजारी लाल नंदा। उसी के सहयोग से यह काम किया गया था। और ध्यान रखेंगे गुलजारी लाल नंदा उस समय पे कुरुक्षेत्र हमारी सांसद सीट नहीं होती थी, कैथल से सांसद चुन के आते थे। तो कुरुक्षेत्र को जो वर्तमान रूप देने का, स्वरूप देने का जो कार्य किया गया है उसमें अहम जो रोल अदा किया था वो हमारे तत्कालीन भारत के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा के द्वारा। और ध्यान रखेंगे एक विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी जो पेपर में पूछ ली जाती है और उसका नाम होगा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। क्या होगा? तो आप कहेंगे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1968 में। इसी प्रकार मैं साइड में आपको बता देता हूं, अगर आपसे मेवात विकास बोर्ड की स्थापना पूछ ली जाए, मेवात विकास बोर्ड की स्थापना पूछ ली जाए तो ये 1980 में हुई थी मेरे भाई। अब देखो जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की गई तो इसी विकास बोर्ड के द्वारा यहां पे एक सरोवर बनाया गया जिसका नाम होगा ज्योतिसर सरोवर। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे ज्योतिसर सरोवर है, इसकी अगर लंबाई पूछ ले तो आप बताएंगे 1000 फुट इसकी क्या मानी जाती है? लंबाई मानी जाती है। किसकी? ज्योतिसर सरोवर की। ठीक है मेरे भाई, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई तो ध्यान रखेंगे। एक आपने शंकराचार्य का नाम सुना है, शंकराचार्य का, तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि बताओ निम्न में से कौन महापुरुष थे जिसने कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में जाकर गीता का चिंतन मनन किया था, गीता के ऊपर मनन किया था, चिंतन किया था। तो यह भी बड़ी गहराई का क्वेश्चन हो जाएगा और उसके बारे में भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि मेरे भाई आपको आदि शंकराचार्य का नाम ध्यान रखना है। किसका? आदि शंकराचार्य। यही वो व्यक्ति थे जिसने कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में जाकर गीता का मनन किया था, गीता का चिंतन किया था। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब हमारे क्वेश्चन में ब्रह्म सरोवर के बारे में दे रखा है तो हम थोड़ा सा ब्रह्म सरोवर के बारे में पढ़ लेते हैं।
आपसे यह पूछा जा सकता है कि भाई जो हमारा भ्रम सरोवर है, जो हमारा भ्रम सरोवर है, इसकी सबसे पहले खुदाई किसने की थी? तो देखो मेरे भाई, अगर मैं भ्रम सरोवर के बारे में बात करूं तो भ्रम सरोवर की सर्वप्रथम, सबसे पहले सर्वप्रथम इसकी जो खुदाई का काम किया गया था, तो इसकी खुदाई आर्यों के द्वारा की गई थी। इसकी खुदाई किसके द्वारा? तो आप कहेंगे आर्यों के द्वारा, या फिर ऑप्शन में आपको कुरु भी मिल सकता है, राजा कुरु के द्वारा। और ध्यान रखेंगे ये हरियाणा का एक कृत्रिम सरोवर है। हरियाणा का कैसा सरोवर है मेरे भाई? तो ये हरियाणा का कृत्रिम सरोवर हो जाएगा, ठीक है। कृत्रिम सरोवर जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया हो, प्राकृतिक सरोवर जिसका प्रकृति के द्वारा अपने आप खुद स्वयं निर्माण हुआ हो। तो ध्यान रखेंगे ये हरियाणा का एक कृत्रिम सरोवर है, कौन सा? भ्रम सरोवर। और ये भी ध्यान रखेंगे ये चारों ओर से पक्की ईंटों का बना हुआ है, चारों ओर से पक्की ईंटों का बना हुआ है। और ध्यान रखेंगे इसी के साथ है ये हमारा एशिया का सबसे बड़ा सरोवर होगा। एशिया का सबसे बड़ा क्या होगा? ये सरोवर होगा। इतनी बात आ गई समझ में। लेकिन उसके बाद अगर आपसे पूछ ले इसकी पुनः खुदाई किसने की गई थी, अगर मैं पुनः खुदाई की अगर बात करूं मेरे भाई, तो इसकी पुनः खुदाई यहां के डीसी हुआ करते थे जिसका नाम था लरकिन। डीसी हुआ करते थे जिसका नाम था क्या? लरकिन। लरकिन के द्वारा, डीसी लरकिन के द्वारा यहां पे इसकी पुनः खुदाई की गई। और ध्यान रखेंगे जो भ्रम सरोवर है इसको वर्तमान स्वरूप देने का काम किसके द्वारा किया गया? तो वो हमारा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, उसी ने इसको वर्तमान स्वरूप दिया है। इसके साथ पिछली क्लास में हमने कुछ पुस्तकों के बारे में पढ़ा था कि मैंने आपसे बताया था आईने अकबरी के बारे में। और अब आप समझ गए होंगे मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं। तो मेरे भाई अगर मैं आईने अकबरी की बात करूं तो आईने अकबरी में इस कुरुक्षेत्र को क्या कहा है? तो आप कहेंगे लघु सागर का नाम दिया है। आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो आप मेरे भाई कहेंगे अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। और एक और व्यक्ति था जिनका नाम था अल बरूनी। और अल बरूनी ने क्या लिखा था? तो आप कहेंगे किताब उल हिंद। क्या लिखा था? किताब उल हिंद, जिसको हम हिंद का दर्पण भी कहते हैं। उसमें भी इस सरोवर के बारे में जानकारी दी हुई है। और ध्यान रखेंगे चारों तरफ से पक्की ईंटों का बना सरोवर हरियाणा का कौन सा सरोवर होगा? भ्रम सरोवर। सन्निहित सरोवर की बात करें तो मेरे भाई 7 सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है सन्निहित सरोवर को। सन्निहित सरोवर में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है, जबकि भ्रम सरोवर में भगवान ब्रह्मा का निवास माना जाता है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा, बताओ हरियाणा का ऐसा कौन सा सरोवर है जहां पर भटकती और दुखी आत्माएं हैं उनको स्नान करने से मुक्ति मिलती है? तो भटकती और दुखी आत्मा को स्नान करने से जो मुक्ति मिलती है वो सन्निहित सरोवर में मिलती है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन पे। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया? देखो मेरे भाई कुरुक्षेत्र में बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे मंदिर हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बिड़ला मंदिर की बात करूं, किसकी? बिड़ला मंदिर की बात करूं तो ध्यान रखेंगे बिड़ला मंदिर कुरुक्षेत्र में स्थित रहेगा। इसका निर्माण 1955 में हुआ था और निर्माण किया गया था जुगल किशोर के द्वारा। हरियाणा का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे हैं। क्या? गीता के श्लोक लिखे हैं। उसके बाद हमारे पास एक मंदिर रहेगा जिसको हम कहेंगे घंटेश्वर मंदिर। घंटेश्वर मंदिर की मेरे भाई बात की जाए तो रेवाड़ी में स्थित रहेगा। लेकिन बात इसके निर्माण की आती है कि घंटेश्वर मंदिर का किसने निर्माण करवाया था और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है कि एचएससी इसको एग्जाम में पूछती है। तो मेरे भाई घंटेश्वर मंदिर की अगर बात करें तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था अली अहमद, और उसने अपने स्वांग के माध्यम से इस मंदिर के निर्माण करने के लिए चंदा इकट्ठा किया था। स्वांग के माध्यम से चंदा इकट्ठा करके और उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और ध्यान रखेंगे हरियाणा का एकमात्र घंटेश्वर मंदिर ऐसा मंदिर है जिसकी दीवारों पर जो हमारा सनातन धर्म है उसके सभी देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक मंदिर आता है जिसको कहा जाता है आदित्य मंदिर। कौन सा मंदिर है? आदित्य मंदिर। मेरे भाई इसकी प्रॉपर जगह ध्यान रखेंगे ये अमीन गांव में रहेगा। अमीन गांव जिसका नाम बदल के अभिमन्युपुर कर दिया गया है। और ध्यान रखेंगे कुरुक्षेत्र में आपको पता है चक्रव्यूह में मारा गया था अभिमन्यु। और ये जो अभिमन्यु है ये महाभारत के युद्ध के 13वें दिन मारा गया था। और जिस स्थान पर अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी उसी स्थान का नाम था अमीन, और अब बदल के अभिमन्युपुर कर दिया गया। यहां पे एक मंदिर रहेगा हमारा जिसको हम आदित्य मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक है मेरे भाई,
उसके बाद आगे बात करें तो आगे हमारे पास एक और मंदिर आएगा यहां पे, जिसको हम क्या कहेंगे, तो ये हमारे पास सथानेश्वर मंदिर है। तो चलो इसी के बारे में पढ़ लेते हैं। सथानेश्वर जो मंदिर है इसके बारे में देखो मेरे भाई, इसका जो निर्माण है ना वो पुष्यभूति के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, तो आप कहेंगे पुष्यभूति ने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन ध्यान रखेंगे इसको नष्ट कराने का काम किसने किया था, तो एक आक्रमणकारी आया था जिसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने इसको नष्ट करा दिया। लेकिन फिर से इसका जीर्णोद्धार पुनः निर्माण किसने करवाया था, तो पानीपत की जब तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी और उस समय पे एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ कौन थे, तो आप कहेंगे जी मराठाओं की तरफ से सेना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम रहेगा सदाशिवराव भाऊ। उसी के द्वारा क्या पूछा गया है इसमें, स्थानेश्वर पुनः निर्माण। तो जो मराठाओं के जो सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ, उसी के द्वारा इसका पुनः निर्माण है वो कराने का काम किया गया था। ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहां से भी एक डाउट बनता है और वो डाउट भी हम क्लियर कर लेंगे। एक हमारे पास सर्वेश्वर महादेव मंदिर आता है। कौन सा, सर्वेश्वर महादेव मंदिर। अगर मैं सर्वेश्वर महादेव मंदिर की प्रभु बात करूं ना, तो ये भी हमारा कुरुक्षेत्र में स्थित रहेगा। लेकिन इसकी खास बात क्या है, बाबा श्रवणनाथ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो आप क्या ध्यान रखेंगे, इसका निर्माण श्रवणनाथ के द्वारा करवाया गया था। और ध्यान रखेंगे यह हमारा भ्रम सरोवर के बीचों बीच स्थित है। कहां पर, तो आप कहेंगे भ्रम सरोवर के ये बीचों बीच स्थित रहेगा। कौन सा, तो वो हमारा सर्वेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है। एक हमारे पास देवी कूप भद्रकाली मंदिर आता है, कुरुक्षेत्र में स्थित रहेगा। कौन सा, उसके बारे में और पढ़ लेते हैं। तो आप कहेंगे देवी कूप भद्रकाली मंदिर। और देवी कूप भद्रकाली मंदिर की मेरे भाई अगर बात करूं ना, तो ये हमारा कहां पर है, कुरुक्षेत्र में स्थित हो जाएगा। लेकिन इस मंदिर की खास बात क्या है, तो ध्यान रखेंगे ये 51 शक्तिपीठों में शामिल है। कहां पर है, 51 शक्तिपीठ। 51 शक्तिपीठ का मतलब क्या है, तो आपको पता है ना, जब मां पार्वती है जब वो विलीन हो गई थी तो उस समय पे शिव जो भगवान थे वो तांडव रूप में थे, मां पार्वती के शव को उठाने नहीं दे रहे थे। तो उसी समय पे मां पार्वती के शव के 51 टुकड़े किए गए थे। और ध्यान रखेंगे एक टुकड़ा आके गिरा था हमारे कुरुक्षेत्र जिले में, जहां पे मंदिर रहेगा कौन सा, देवी कूप भद्रकाली मंदिर। और इसके अलावा यह भी ध्यान रखेंगे अगर कोई भी सज्जन, कोई भी दुखी व्यक्ति जाके यहाँ पे माथा टेकता है और उसकी जो मनोकामना है वो मांगता है, उसकी मनोकामना जब पूरी हो जाती है तो यहाँ पे क्या चढ़ाए जाते हैं, घोड़े चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है हरियाणा का ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पे घोड़े चढ़ाए जाते हैं, तो वो हमारा देवी कूप भद्रकाली मंदिर हो जाएगा। और सबसे पहला घोड़ा चढ़ाने का काम किया गया था अर्जुन के द्वारा। ठीक है, तो ये परंपरा हमारे महाभारत काल से चली आ रही है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को विजयश्री प्राप्त की, तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे अगर मैं माउंट एवरेस्ट विजयश्री की बात करूं तो उसका नाम होगा संतोष यादव। अब बात आती है संतोष यादव कहां से आती है, तो मेरे भाई अगर मैं संतोष यादव की बात करूं तो ये जोनियावास रेवाड़ी से आती है। कहां से, तो आप कहेंगे सर जी जोनियावास रेवाड़ी से आती है। 1992 और 93 डेट भी आप ध्यान रखेंगे, 1992 और 93 लगातार 2 बार। ठीक है, ध्यान रखेंगे लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। किसको, तो आप कहेंगे माउंट एवरेस्ट को इसने फतेह किया। उसके बाद आपको पता ही है, आपसे यह पूछ सकता है भारत की एकमात्र ऐसी महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को दोनों तरफ से फतेह किया है, और दोनों तरफ कौन सी, चाइना और नेपाल की तरफ से। तो ध्यान रखेंगे उनका नाम क्या होगा, तो वो होगी अनिता कुंडू। ठीक है मेरे भाई, हिसार से आती है अनिता कुंडू। और इसने क्या किया है, तो आप कहेंगे चीन व नेपाल। ठीक है, चीन व नेपाल दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की पहली महिला। आपसे शिवांगी पाठक का नाम पूछ सकता है मेरे भाई, शिवांगी पाठक कौन है, तो आप कहेंगे ये भी पर्वतारोही रहेगी जिसको हरियाणा की एगल ऑफ माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एगल ऑफ माउंटेन के नाम से जाना जाता है किसको, शिवांगी पाठक को। और इसका संबंध है ना
मेरे भाई ये भी कहां से रहेगा, हिसार से रहेगा। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा रोहतास खिलेरी का संबंध भी हिसार से है, पर्वतारोही रहेंगे। नरेंद्र सिंह की बात करें, नाहर रेवाड़ी से संबंधित हो जाएंगे, वो भी हमारे पर्वतारोही है। और ध्यान रखेंगे पिछली क्लास में मैंने ये बताया था, कल्पना चावला जो सौर पुरस्कार है वो दिया जाता है। कौन सा ना, सॉरी, शौर्य पुरस्कार। कौन सा, तो कल्पना चावला, अगर मैं शौर्य पुरस्कार की बात करूं, किसकी, शौर्य पुरस्कार, तो कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो आप कहेंगे पर्वतारोही महिलाओं को। और यह पुरस्कार कब मिलता है, तो प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को दिया जाता है। आई बात समझ में। ममता खरब की बात करें तो ये हॉकी से हो जाएंगी, रोहतक जिले से आती है, हरियाणा की गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। हरियाणा की स्तंभ लेखिका शमीम शर्मा हिसार को कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई। तो इस प्रकार से चीजों को आप याद रख सकते हैं। लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है, तो मेरे भाई लाखन माजरा की बात करें तो ध्यान रखेंगे यहां पर मंजी साहिब गुरुद्वारा हो जाएगा। अब देखो मंजी साहिब के नाम से, ये तो वैसे लिख दिया, आएगा आपके पास अगर पूछ ले कि बताओ गुरुद्वारा मंजी साहिब कहां पर रहेगा, तो मेरे भाई आप ये कहेंगे मंजी साहिब के नाम से हरियाणा में बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, लेकिन पेपर में 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 गुरुद्वारे मंजी साहिब से पूछे जाते हैं। एक तो गुरुद्वारा मंजी साहिब की बात की जाए तो ये रोहतक में रहेगा। एक आपसे ये पूछ सकता है श्री मंजी साहिब के नाम से बताओ, श्री मंजी साहिब के नाम से गुरुद्वारा बताओ, और उसको आप क्या बता दोगे, कैथल में रहेगा, क्योंकि कैथल में जो श्री हनुमान जी है उसकी जन्म स्थली भी कहा जाता है। इसी के प्रकार से अगर मंजी साहिब गुरुद्वारे के बारे में पूछ लिया जाए तो ये गुरुद्वारा आपका कहां पे रहेगा, तो आप कहेंगे जी अंबाड़ा में रहेगा। कहां पर, अंबाड़ा में। और ध्यान रखेंगे अंबाड़ा वाला जो है ना वो सिखों के 6वें गुरु और सिखों के 9वें गुरु से संबंधित होगा। और 6वें गुरु कौन थे, गुरु हरगोविंद। जब भी ग्वालियर की यात्रा पे जाते थे तो इस गुरुद्वारे में ठहर के जाया करते थे। अब देखो सूरजकुंड का सभी को पता है, सूरजकुंड जेल और सूरजकुंड जगह जो कि अपने हरियाणा के फरीदाबाद जिले में रहेगी। लेकिन ध्यान रखेंगे आपसे यह पूछ लिया जाए कि बताओ सूरजकुंड गुरुद्वारा कहां पर रहेगा, तो आप आंख मीच के क्या कह देंगे मेरे भाई, अंबाड़ा जिले में रहेगा। ठीक है। अगर आपसे बादशाही बाग गुरुद्वारा पूछ लिया जाए, बादशाही बाग गुरुद्वारा, तो वो भी मेरे भाई कहां पर रहेगा, अंबाड़ा में रहेगा। अगर आपसे गुरुद्वारा पूछ लिया जाए कि बताओ शीशगंज गुरुद्वारा कहां पे है, वो भी आपका अंबाड़ा में रहेगा। कहां पर है, अंबाड़ा में। अगर आपसे दशमेश गुरुद्वारा पूछ लिया जाए, दशमेश गुरुद्वारा मेरे भाई इंपोर्टेंट गुरुद्वारा है, और ये गुरुद्वारा आपका नारनौल में स्थित रहेगा। कौन सा, दशमेश गुरुद्वारा। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा पूछ ले तो वो आपका कहां पे, सिरसा में रहेगा। चोर मारदा गुरुद्वारा सिरसा में रहेगा। टोपियो वाला गुरुद्वारा कैथल में रहेगा। नीम साहिब गुरुद्वारा कैथल में स्थित रहेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीजों को याद रख सकते हैं। चलो भाई आगे, बुनकरों का शहर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है, तो ज्यादा इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पिछली क्लास में हमने बहुत सारे शहर देखे थे और पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन बताने का मन कर गया, सिटी ऑफ वार हीरो के नाम से किसको जाना जाता है, सिटी ऑफ वार हीरो के नाम से, तो ध्यान रखेंगे वो हरियाणा का कौन सा जिला होगा, भिवानी जिला होगा, जिसको सिटी ऑफ वार हीरो के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है, तो इसके बारे में तो भाई सभी को पता होगा। एनडीआरआई की स्थापना कब हुई थी, सर्वप्रथम। उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो करनाल कब आया था। इसके अलावा हमारा डीडब्ल्यूआर के बारे में बता देंगे, डायरेक्टरेट व्हीट रिसर्च, कृत्रिम गेहूं जीन बैंक गेहूं निदेशालय कहां पे रहेगा। एक सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना के बारे में आप मेरे को आंसर कर सकते हैं। बागवानी प्रशिक्षण केंद्र, बागवानी जो हमारा प्रशिक्षण केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई, और ये जो प्रशिक्षण केंद्र है ये आपका कहां पर स्थित रहेगा, इसके बारे में आप आंसर कर सकते हैं। इसके साथ साथ है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान के बारे में बता सकते हैं। किसके बारे में, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान। ये पेपर में आ गया तो कंफ्यूज करे ही करेगा, अनुवांशिक संस्थान, लेकिन आप बार बार क्लास देखेंगे तो ये चीजें आपको रट जाएंगी। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ राष्ट्रीय पशु
अनुवांशिक ब्यूरो कहां पे रहेगा? क्या अनुवांशिक ब्यूरो के बारे में पूछूं तो ये कहां पर स्थित रहेगा? गन्ना प्रजनन केंद्र कहां पे है मेरे भाई? कौन सा? तो मैं आपसे गन्ना प्रजनन केंद्र के बारे में पूछ सकता हूं, ये बताएंगे। एक महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय आता है, कौन सा? तो हम कहेंगे महाराणा प्रताप के नाम से क्या रहेगा? तो हमारे पास बागवानी विश्वविद्यालय रहेगा। ये मेरे भाई कहां पर स्थित है? चलिए प्यारे साथियों, इन क्वेश्चनों के हम क्या करते हैं, आंसर करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे को किसके बारे में बताएंगे? एनडीआरआई है, इसी के बारे में आप मेरे को आंसर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो जल्दी से इसके बारे में आप आंसर करिए। ठीक है मेरे भाई, चलो जी। देखो एनडीआरआई की अगर बात करूं तो एनडीआरआई की स्थापना 1923 में हुई थी, और ये जो स्थापित हुआ था कहां पर हुआ था? तो आप कहेंगे बेंगलोर में हुआ था। ठीक है मेरे भाई, 1955 में इसका हेडक्वार्टर बदला गया था बेंगलोर से, कहां पर? करनाल में। अब जब स्थापना आती है इसके तो आपसे 1923 ऑप्शन में मिलता नहीं है, 1955 मिलता है, क्योंकि उस समय पे इसका हेडक्वार्टर ट्रांसफर हुआ था। अब देखो अगर बात करें सीएसएसआरआई की, तो ये सेंट्रल सोयल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, और ये संस्थान हमारी हरियाणा के करनाल जिले में रहेगी। बागवानी प्रशिक्षण केंद्र मेरे भाई 1998 ध्यान रख लेना, और उचाणी कला गांव का नाम ध्यान रख लेना, वही उचाणी कला गांव जहां पर 1970 में हरियाणा में वो अंतिम गांव था जहां पे बंसीलाल के समय में बिजली पहुंची थी, और हरियाणा के प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाने का जो रिकॉर्ड है वो कायम किया था, ये वही उचाणी कला गांव है करनाल जिले का। जबकि दुष्यंत चौटाला का विधानसभा जो क्षेत्र है वो उचाणा जींद रहेगा। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद अगर बात की जाए राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान, मेरे भाई ये तो हमारा करनाल में है, लेकिन इसकी स्थापना इंपोर्टेंट है 1984। संस्थान पहले आएगा, ब्यूरो बाद में, तो इसकी स्थापना 1985। और गन्ना प्रजनन केंद्र, इसकी स्थापना मेरे भाई 1932 में हुई थी। लेकिन गन्ने का सबसे ज्यादा आपसे पूछ ले उत्पादन कहां पे होता है, तो आप यमुनानगर को क्या कर देंगे? आंसर कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ? तो आप सभी जानते होंगे जो प्रथम विश्वविद्यालय है कुरुक्षेत्र में स्थापित हुआ था 1956 में। तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन आप मेरे को आज कुछ अलग बताएंगे। अलग क्या बताएंगे? वाईएमसीए यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे, वाईएमसीए विश्वविद्यालय के बारे में बताएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो मैं आधा ही लिख देता हूं, विश्वविद्यालय। उसके बाद आप मेरे को महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय के बारे में। इसके साथ गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के बारे में आप आंसर कर सकते हैं, लुआस के बारे में आंसर कर सकते हैं, ये कहां पर रहेगा? लाला लाजपत राय जो वेटनरी एनिमल साइंस है, ये कहां पे? एक हमारे पास टिट्स करके संस्था आती है, जो क्या पढ़ लेंगे? टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट टेक्सटाइल साइंस, ये कहां पे रहेगी? ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसके साथ साथ आप मेरे को श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय बता देंगे, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, ये अपना हरियाणा में कहां पर स्थित रहेगा? इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, किसके बारे में? महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में आप आंसर कर सकते हैं मेरे भाई, समझ गए? इसके साथ साथ जो हमारा CRSU चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में आप आंसर कर सकते हैं, समझ गए? जहां पे चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है, यहां पे पहले क्या होता था उसके बारे में आप मेरे को बता सकते हैं। चलिए इतने ही क्वेश्चनों के बारे में हम जानते हैं। वाईएमसी यूनिवर्सिटी की बात करें तो मेरे भाई इसकी स्थापना हुई थी 2009 में, और ये यूनिवर्सिटी हमारे हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित रहेगी। लेकिन मेरे भाई ध्यान देंगे, इसका नाम बदल के जगदीश चंद्र बसु कर दिया गया है। अब इसको जगदीश चंद्र बसु के नाम से जाना जाता है, और यह नाम 2018 में चेंज किया गया था, यह ध्यान रखेंगे। महर्षि मार्कंडेश्वर जो यूनिवर्सिटी है मेरे भाई, इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? 1993 में स्थापना हुई थी, हरियाणा के अंबाला जिले में रहेगी। ठीक है, उसके बाद जीजेयू 1995 में स्थापना हुई थी, हरियाणा का हिसार जिला हो जाएगा। लुआस की बात करें 2010 में स्थापना, हरियाणा के हिसार जिले से। टिट्स की बात करें 1943 में स्थापना, हरियाणा का भिवानी जिला, यहीं पे रहेगा।
श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय 2018 में स्थापित कुरुक्षेत्र। और मेरे भाई ध्यान रखेंगे हरियाणा का पहला आयुष विश्वविद्यालय पूछ लिया जाए तो वो कौन सा होगा? श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना भी 2018, लेकिन प्रॉपर जगह ध्यान रखेंगे मुंदड़ी कैथल में रहेगा। CRSU की स्थापना 2014 में हुई थी और यह हरियाणा के जींद जिले में होगा। हरियाणा की दुग्ध नगरी, हरियाणा का हृदय, हरियाणा का दिल कहा जाने वाला जींद जिला, जहां पे हमारा क्या होगा? चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय। और ध्यान रखेंगे इससे पहले यहां पे क्या होता था? तो वो हमारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, इसका रीजनल सेंटर हुआ करता था और ये 2007 से है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, भारत के इस महाकाव्य में भगवत गीता का जो समावेश है वो है, तो आपको पता ही है भाई जो भगवत गीता है वो कहां पे है? महाभारत में है। कहां पे है मेरे भाई? तो वो हमारी महाभारत में है। उसके बाद कान्नौड़ का किला किस नगर में स्थित है? तो कान्नौड़ का किला तो आपको पता ही है ना, महेंद्रगढ़ में है। लेकिन ध्यान रखेंगे आपसे पूछा जा सकता है कि कान्नौड़ के किले का निर्माण कब हुआ, ना सॉरी किसने करवाया था? कान्नौड़ का जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आप तात्या टोपे का नाम ध्यान रखेंगे, तात्या टोपे ने करवाया था। उसके बाद ध्यान रखेंगे इसका जो नामकरण है वो कैसे हुआ? तो आप कहेंगे जी बात थी 1861 की और व्यक्ति था कौन? पटियाला का शासक है। और उस पटियाला के शासक का नाम क्या था? तो ध्यान रखेंगे नरेंद्र सिंह। यहां पे कंफ्यूज मत होना, पटियाला का शासक नरेंद्र सिंह। और इसी नरेंद्र सिंह ने इसने अपने पुत्र किसके नाम पर रखा? महेंद्र सिंह के नाम पर इसका नाम रखा और ये बन गया क्या? तो ये कान्नौड़ से बन गया महेंद्र का किला और यहीं से महेंद्रगढ़ जिले का नामकरण हो गया। इसके साथ मेरे भाई ध्यान रखेंगे जब हमारी 1857 की क्रांति और उस क्रांति को दबाने के लिए हडसन ने जब इस किले को देखा था तो वो इसको देखकर आश्चर्यचकित हो गया था। ठीक है, क्योंकि इसकी जो सुरक्षा जो घेराव था ना उसको देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया था। लेकिन ध्यान रखेंगे लाहौर का किला, कौन सा? लाहौर का किला। और लाहौर का किला की अगर मैं बात करूं ना मेरे भाई तो ये कहां पर रहेगा? भिवानी में। लेकिन ध्यान रखेंगे इसका निर्माण 1570 में हुआ था। जयपुर के शासक सामंत अर्जुन देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके साथ आशीरगढ़ का किला तो सभी को पता ही है कि जी आशीरगढ़ का जो किला है ना वो हमारा हांसी में रहेगा, लेकिन इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करनी। इस आशीरगढ़ के किले को राष्ट्रीय स्मारक में कब घोषित किया गया? इसको राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया? तो 1973 में घोषित किया था। और आपसे पूछ ले जिस दरवाजे की सर्वाधिक ऊंचाई है, सर्वाधिक ऊंचाई दरवाजे वाला जो हरियाणा का किला है वो कौन सा किला होगा? तो आप कहेंगे रामगढ़ का किला। अब ये किला कहां पर रहेगा? तो ये किला अपने हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित रहेगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए प्यारे साथियों आज के सेशन में इतना ही रखते हैं और इस सेशन की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। मेरा आपसे रुस्तगी लेने का समय आ चुका है, जल्दी से फूल मालाओं के साथ मेरे को विदा किया जाए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई एनर्जी, नए कंटेंट और नए जोश के साथ। अपना ध्यान रखना। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।